हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल एजुकेट स्टॉप। थ्रू दिस प्लेटफॉर्म मैं आपको सीबीएसई और आरबीएसई बोर्ड क्लास 11 और 12 की प्रिपरेशन करवाता हूँ। अपन ठोस अवस्था यूनिट 1 पढ़ रहे थे। लेक्चर 1 में टॉपिक 1 पूरा हो गया था और लेक्चर 2 में टॉपिक 2 चल रहा था। टॉपिक 2 में पार्ट 1 और लेक्चर 2 में मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 डाल दिया था। आज अपन पार्ट 3 करेंगे। आज के लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं और इससे पहले क्या पढ़ा था थोड़ा सा मैं ब्रीफ में आपको बताता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखिए पहले तो जो कॉर्नर में हेडिंग डाली है उसको देखो एक बार आप। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी अपन क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार पढ़ेंगे। अब क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार कैसे, इसको समझेंगे एक बार आप। सब चीज़ें आपको अच्छे समझ आएगी, सिर्फ आप एक बार बोर्ड पे ध्यान दें। ज़्यादा लोड नहीं लेना है, मैं आराम से समझा दूंगा सब चीज़ें। देखो पहले था ठोस, और ठोस को 2 पार्ट में डिवाइड किया। आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठोस को ज्यामिति के आधार पर, ठोस को ज्यामिति के आधार पर, एक सेकेंड। ठोसों को ज्यामिति के आधार पर 2 पार्ट में डिवाइड किया, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। देखो आप कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में। इधर तो लिख लेते हैं अपन क्रिस्टलीय ठोस, और इधर लिख लेते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। ठोसों को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में। किसके आधार पर, ज्यामिति के आधार पर। अब मैं कह रहा हूं आपको, अपन वास्तविक ठोस इनको ही बोलते हैं। वास्तविक ठोस ये वाले होते हैं। ये तो आभासी ठोस होते हैं, मतलब आभासी ठोस होते हैं तो इनको मतलब वास्तव, इनको अपन ठोस कह ही नहीं सकते। पूर्णतः इनको ठोस कहेंगे ही नहीं अपन। तो पूर्णतः ठोस इनको कहेंगे तो इनकी कैसी कंडीशन होती है, इनमें जो अवयवी कण होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, वो इस तरह से संपर्कित होते हैं, टच्ड होते हैं। इस तरह से, इस तरह से टच्ड होते हैं। मेरे कहने का मतलब, इन अवयवी कणों के एक दूसरे से जुड़ने की वजह क्या है? जुड़ने की वजह है इनमें कोई ना कोई प्रकार का आकर्षण बल पाया जाता है। कोई ना कोई इन अवयवी कणों के मध्य किसी न किसी प्रकार का आकर्षण बल पाया जाता है। इस आकर्षण बल के कारण ये एक दूसरे से संपर्कित हैं, जुड़े हुए हैं, टच्ड पोजीशन में, कॉन्टैक्टेड फॉर्म में है ये एक दूसरे। इस आकर्षण बल के आधार पर इस आकर्षण बल के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को 4 प्रकार में बांटा गया है। कितने में, 4। पहला है आणविक ठोस, दूसरा है आयनिक ठोस, और तीसरा है धात्विक ठोस, और चौथा है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, सहसंयोजक नेटवर्क ठोस। तो देखो ओवरऑल बात क्या हुई। ठोसों को ज्यामिति के आधार पर 2 प्रकार में, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। और फिर क्रिस्टलीय ठोसों को आकर्षण बलों के आधार पर, क्योंकि अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल इसलिए तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इन आकर्षण बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को 4 प्रकारों में बांटा गया। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अपन अक्रिस्टलीय ठोस को तो ठोस कई कहाँ रहे हैं, ये तो आभासी ठोस है। तो फिर वास्तविक में ठोस कौन सा है, क्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय ठोसों को जब 4 प्रकारों में बांटा गया, क्रिस्टलीय को 4 प्रकारों में बांटा गया, तो एक तरह से क्रिस्टलीय क्या है, ठोस। तो अपन अगर डायरेक्ट ये कहें कि क्रिस्टलीय ठोसों को डायरेक्ट 4 प्रकार में बांटा गया, तो इनडायरेक्ट ठोस के प्रकार कितने हो गए, 4। ये प्रकार इनडायरेक्ट ठोस के ही तो हैं, क्योंकि अक्रिस्टलीय को तो ठोस कई कहाँ रहा है, ये तो आभासी ठोस है, झूठे ठोस है ये तो। इस तरह से तो कुल मिला के क्रिस्टलीय ठोसों के 4 प्रकार है, जो एक तरह से ठोस के प्रकार ही है, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोसों को अपन ठोस कहेंगे।
और आगे अपन जो भी इस चैप्टर में बात करेंगे वो सिर्फ क्रिस्टलेटोस की बात करेंगे, एक्सले की बात यहीं पे खत्म हो गई है। तो चलिए अपन क्रिस्टलेटोसों के बारे में इनके बात करेंगे, और किसके आधार पर बांटा गया इनको, आकर्षण बलों के आधार पर। तो वन बाय वन अपने आगे लिखते हैं इसके बारे में। पहले इसको मिटा देते हैं सबको। आगे अपन नोट्स लिखेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में नोट्स लिखाऊंगा मैं आपको, एक बार पढ़ते आपके माइंड में मगअप हो जाएंगी ये सब चीज़ें। जैसे चीज़ें जब जल्दी बॉडी में उतरने लग जाती हैं तो अपना विश्वास बढ़ जाता है टॉपिक्स के प्रति। बस उसी विश्वास को अपन को बनाए रखना है और समय रहते सारी चीज़ों को तैयार करना है। चलिए अपन आगे बात करते हैं। आगे अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे, हेडिंग डाल रहा हूँ मैं एक तरह से, एक सेकेंड। क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। इससे पहले ठोस के प्रकार पढ़ रहे थे, अब क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। तो जरा समझे, देखो क्रिस्टलीय, एक बार थोड़ा सा ये क्रिस्टलीय ठोसों को अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बलों के आधार पर चार भागों में बांटा जाता है। चार भागों में। अब वन बाय वन एक एक के बारे में पढ़ेंगे। मैं एक टेबल की फॉर्म में बताऊंगा ये सब चीज़ें आपको, फिर मैं आपको थ्योरी लिखना बता दूंगा कि इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे। टेबल की फॉर्म में बताऊंगा मैं आपको। एक टेबल बना लेते हैं अपन। देखिए टेबल कैसे बनाएंगे इसको समझेंगे एक बार आप। थोड़ा सा पेज को बढ़ा लेते हैं, पेज बढ़ नहीं रहा है। देखिए टेबल की सबसे पहले ये लो, यहाँ पर लिखेंगे ठोस के प्रकार। इसलिए ठोस कितने प्रकार का होगा, यहाँ लिखेंगे ठोस के प्रकार, और इसका एक कॉलम बन जाएगा अलग। ये लो सा कॉलम। यहाँ पर लिखेंगे अवयवी कण, अवयवी कण लिखेंगे यहाँ पर। और इसके बाद में आएंगे आकर्षण बल। इसके बाद में भौतिक प्रकृति आएगी यहाँ पर। एक सेकंड, ये थोड़ा सा भौतिक प्रकृति। और इसके बाद में अगला आता है वैद्युत चालकता है।
इसके बाद में यहाँ पर गलनांक आ जाएगा। गलनांक आने के बाद में यहाँ पर उदाहरण आ जाएंगे इनके। इस टाइप से अपन इनके बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन। जो पहला प्रकार है वो आएगा आणविक ठोस। ध्यान देना बातों को, बहुत सिंपल चीज़ बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, आराम से कर लेंगे आप। आणविक ठोस, मैं आपको सूचित कर दूं कि आणविक ठोस के 3 प्रकार हैं। अध्रुवीय ठोस, ध्रुवीय ठोस और H आबंधित, हाइड्रोजन आबंधित, ये 3 प्रकार हो गए। अब देखिए, सबसे पहले अवयवगण लिखेंगे। अपने पास आणविक ठोस कितने प्रकार के हो गए? 3। अध्रुवीय, ध्रुवीय, H आबंधित। देखो इनके अवयवगण, चूंकि ये आणविक ठोस हैं इसलिए इनके अवयवगण अणु होंगे, तीनों की, अणु और अणु, तीनों में अणु होंगे। चलिए अपन आकर्षण बल की बात करते हैं। तो मैं पहले इनके एग्जाम्पल लिखना चाहूँगा, एग्जाम्पल से हो जाएगा। पहले देखो अध्रुवीय के सामने एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। अध्रुवीय के एग्जाम्पल है ऑर्गन, CCl4, H2 और CO2, ये अध्रुवीय के एग्जाम्पल है। अब किसी को भी देख लो, देखो ऐसे अणु जिनका द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको अपन म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 होता है, वो अणु अध्रुवीय होते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण म्यू बराबर 0। अब द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? इसको अपन डायपोल मोमेंट भी कहते हैं। ये 0 होता है। ये अपन 11th क्लास में यूनिट 4 में सीखते हैं द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, तो यहाँ पर मैं डिस्कशन नहीं करेंगे। इन सब का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, ये अध्रुवीय होता है। और अध्रुवीय अणु के बीच में जो आकर्षण बल होता है, जैसे एक अध्रुवीय अणु ये और एक ये, इन दोनों के बीच में जो भी आकर्षण बल से ये दोनों जुड़ जाएंगे, इस आकर्षण बल को अपन प्रकीर्णन बल या लंदन बल बोलते हैं। प्रकीर्णन बल, एक सेकंड, ये गलत लिख गया है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। प्रकीर्णन बल या लंदन बल बोला जाता है। एक सेकंड, प्रकीर्णन बल या लंदन बल बोला जाता है। आप बुक में भी देख सकते हैं। इसका जो स्पेल आगे देखिए आप, प्रकीर्णन बल या लंदन बल बोला जाता है। जो ध्रुवीय अणु होते हैं, अब देखिए इनको हटा देते हैं एक बार। अब मैं ध्रुवीय अणु के बारे में लिख रहा हूँ। देखो एक बार देखना, ध्रुवीय अणु के बीच में क्या बोलते हैं उसको, यस यस यस, ये लो ध्रुवीय अणु के एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं। जैसे एक तो HCl होता है और एक SO2 है। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, अपन ने 2 एग्जाम्पल अपनी बुक में दे रखे हैं। और H2 का एग्जाम, इसका मतलब H आबंधित का एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। H2 जो एक ही होता है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, बर्फ वाला, इसमें हाइड्रोजन आबंध मिलता है अपन को। अब देखिए HCl की कंडीशन देखते हैं एक बार। मुझे एक बात बताओ, ये HCl है, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। ये दूसरा HCl है, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। अब देखो ये दोनों अट्रैक्शन में ऐसे, इस Cl का तो नेगेटिव और H का पॉजिटिव, अट्रैक्शन आकर्षण बल के कारण दोनों इस तरह से जुड़ जाएंगे। और ऐसा मॉलिक्यूल
जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होता है उसको द्विध्रुव कहते हैं। ये भी एक द्विध्रुव होगा, ये भी द्विध्रुव होगा। वापस देखना, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव दो पोल होते हैं उसको द्विध्रुव कहते हैं, और दोनों के बीच में एक आकर्षण बल है, इसलिए बोला जाएगा द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। तो यहाँ पर ध्रुवीय अणु में जो आकर्षण बल पाया जाता है उसको अपन कहते हैं द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। यह आकर्षण बल होता है। और एच आबंधित में एच आबंध होगा, हाइड्रोजन आबंध होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अपन आगे बात करते हैं। ये हो गया। अब भौतिक प्रकृति देखो, ये भौतिक प्रकृति में अध्रुवीय मुलायम होते हैं, ये भी मुलायम होता है, लेकिन एच आबंधित में बर्फ, एग्जाम्पल से समझ आएगा। बर्फ देखो कठोर होती है, कठोर होती है बर्फ। आपको याद आ कि बर्फ, याद करो एक बार, बर्फ कितनी सॉलिड होती है, मतलब कठोर होती है, हार्ड होती है। सॉलिड का मतलब हार्ड होती है। इस तरह से आप देखो डाइहाइड्रोजन, CO2, ये कमरे के ताप पर गैसेज होती हैं, ठीक है, लेकिन सॉलिड फॉर्म में इनको अपन सॉफ्ट लेते हैं, मुलायम लेते हैं। अब देखिए विद्युत चालकता, देखिए ये विद्युत रोधी, तीनों ही विद्युत रोधी होती हैं। तीनों अध्रुवीय, ध्रुवीय और अचाबंधी तीनों ही प्रकार के ठोस विद्युत रोधी होते हैं। कुछ चालक होते हैं विद्युत के। चलिए आगे बात करते हैं। गलनांक तीनों का ही निम्न होता है। अति निम्न पहले वाले में, और इन दोनों में निम्न निम्न कर लेते हैं। ऐसा अपने एनसीईआरटी में दे रखा है, आपको लर्न ही करना है, याद ही करना है। अब देखिए इस टाइप से आपका आणविक ठोस कंप्लीट हो गया, यानी क्रिस्टल ठोस के 4 प्रकारों में एक प्रकार पूरा हो गया है, एक टाइप पूरा हो गया। अब देखो इसकी थ्योरी बनानी हो तो देखो, जैसे मैं इसके लिए अध्रुवीय के लिए थ्योरी लिख रहा हूँ। इनमें अभिविकर्ण अणु होते हैं, पहली लाइन, पहली लाइन, इनमें अभिविकर्ण अणु होते हैं, पहली लाइन। दूसरी लाइन देखो, इनमें प्रकीर्णन बल या लंदन बल पाए जाते हैं। तीसरी लाइन देखो, ये मुलायम होते हैं। चौथी लाइन, ये विद्युत रोधी होते हैं। पांचवी लाइन, इनका गलनांक अति निम्न होता है। और छठी लाइन में इसके उदाहरण। ध्रुवीय के लिए देखो, इनमें अभिकर्ण अणु होते हैं, इनमें द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल पाए जाते हैं, ये मुलायम होते हैं, ये विद्युत रोधी होते हैं, इनका गलनांक निम्न होता है। और ये उदाहरण, ऐसे ही अपन एच आबंधित के लिए कर लेंगे। यानी कुल मिला के बात ऐसी है कि अपन इसकी इस टेबल से थ्योरी भी बना सकते हैं। तो टेबल से थ्योरी बनाना आपको मैंने बता दिया है। अब अपन अगले अगले ठोस अगले प्रकार की बात करेंगे, और अगला प्रकार आपका जो है वो आयनिक ठोस है। ये एक प्रकार पूरा हो गया है। अगला प्रकार आपका आयनिक ठोस है। इन कॉलम्स का ध्यान रखना, कॉलम्स की हेडिंग क्या रखी थी। पहले वाले में अभिकर्ण, दूसरे में आकर्षण बल, फिर भौतिक प्रकृति, फिर विद्युत चालकता, फिर गलनांक, फिर उदाहरण। इनकी हेडिंग डाली हुई है इन कॉलम्स की। उसी के अकॉर्डिंग अपन आयनिक ठोस को पढ़ेंगे आगे। देखिए दूसरा प्रकार आपका ये लो, आयनिक ठोस। देखिए मैं आपको बता दूं, आयनिक ठोस में जो अभिविकर्ण होते हैं ना वो आयन होते हैं। देखो आयनिक वर्ड से पता लग रहा है कि अभिविकर्ण आयन होते हैं। दूसरा जो कॉलम है वो विद्युत आकर्षण का, वो आकर्षण बल का है। तो देखिए आयनों के बीच में देखो, ये जैसे आयन है, ये प्लस है, ये माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। तो प्लस माइनस के बीच में कूलाम्बिक या विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। इनमें कूलाम्बिक या विद्युत आकर्षण बल होता है अभिविकरणों के बीच में। ठीक है, आगे देखिए इनके, देखो भौतिक प्रकृति देखिए इनकी कैसी होगी। ये कठोर लेकिन भंगुर होते हैं, कठोर लेकिन भंगुर। इसका मतलब क्या है, कठोर लेकिन भंगुर। देखिए आप एक बार नमक के टुकड़े का उदाहरण लें। नमक का रासायनिक जो
सूत्र होता है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ NaCl होता है, ऐसे होता है नमक, Na+ Cl नेगेटिव, फिर Na+ और Cl नेगेटिव, इस तरह से Cl नेगेटिव Na+, Cl नेगेटिव Na+। देखिए नमक कठोर होता है, याद करो नमक का टुकड़ा कठोर होता है, लेकिन जैसे इसे अगर पानी में डाल दिया जाए, जल के अंदर डाल दिया जाए, तो ये अपने आयनों में बिखर जाता है और ये घुल जाता है। इसको बोलते हैं भंगुर प्रकृति, यानी कोई चीज़ कठोर होने के बावजूद पानी में डालने पर अपने आयनों में टूट जाती है, वियोजित हो जाती है, तो उसे भंगुर प्रकृति बोलते हैं। तो कुल मिला के बात ऐसा है कि जो ये आयनिक यौगिक होते हैं वो कठोर होते हैं लेकिन भंगुर होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं पहले अपन। जैसे इसके एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, NaCl, MgO, ZnS जिंक सल्फाइड, कैल्शियम फ्लोराइड, CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड। अब देखिए अगला जो कॉलम है वो है इनका विद्युत चालकता। तो देखो ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां से एग्जाम में अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ध्यान देना एक बार। पहली चीज है चालकता। चालकता देखिए, चालकता दो वजह से होती है, या तो इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के कारण या आयन के प्रवाह के कारण। आयन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। देखिए एक लाइन है आवेश का प्रवाह, आवेश का प्रवाह विद्युत धारा होता है, आवेश का प्रवाह होना चाहिए। अब अगर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है तो इसका मतलब ऋणात्मक आवेश प्रवाहित होगा, अगर आयन प्रवाहित होता है तो या तो धनात्मक आवेश प्रवाहित होगा या ऋणात्मक आवेश प्रवाहित होगा। तो कुल मिला के बात ऐसी है, इस दुनिया कहने का मतलब इस दुनिया में चालकता अपन तभी बता सकते हैं जब या तो इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह हो या आयनों का प्रवाह हो। अब मुझे एक बात बताइए, इस नमक के टुकड़े का एग्जाम्पल लेते हैं, ये NaCl है, नमक का टुकड़ा है, क्या इस ठो और ये ठोस अवस्था में है। मुझे एक बात बताओ, क्या ठोसतम नमक के टुकड़े के आयन गति कर सकते हैं क्या? आयन गति कर सकते हैं क्या? गति नहीं कर सकते। ठोस अवस्था में जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके आयन गति नहीं कर सकते, इसलिए वो ठोस अवस्था में कैसे होते हैं? कुचालक होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं, कुचालक होते हैं। यानी आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में, जैसे नमक का टुकड़े के आयन ठोस अवस्था में गति नहीं कर सकते तो वो विद्युत रोधी होगा। लेकिन जैसे इस नमक को, इस NaCl को अपन पानी में डाल देंगे, पानी ऐड कर देंगे इसमें पानी में, तो ये अपने आयनों में टूट जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव में, और इन आयनों में ये आयन गति करने लग जाएंगे, और गति करते ये क्या हो जाएंगे? चालकता दिखाने लग जाएंगे। तो कहने का मतलब देखो, आयन गति कब कर सकते हैं? या तो गलित अवस्था हो, मतलब पिघली अवस्था, या फिर जलीय विलयन में, जलीय विलयन में, दोनों में गति कर सकते हैं। या तो गलित अवस्था में आयन गति करेंगे या जलीय विलयन में। ठोस अवस्था में आयन गति नहीं करेंगे, तो ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक क्या हो गए? कुचालक, और गलित अवस्था और जलीय विलयन में क्या हो गए? सुचालक। तो ये लाइन अपन लिखेंगे। अब इसको हटा देते हैं अपन, आप वीडियो को दोबारा देख लेना बैक करके कि मैंने क्या समझाया है। इनको हटा देते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए थे। चलिए बात करते हैं अपन आगे। क्या लिखेंगे? ठोस अवस्था में कुचालक, लेकिन गलित अवस्था व जलीय विलयन में सुचालक। इस बात का ध्यान रखेंगे आप, सुचालक होते हैं ये गलित अवस्था और जलीय विलयन में, क्योंकि गलित अवस्था जलीय में आयन मुक्त होंगे, फ्री होंगे, और ठोस अवस्था में आयन मुक्त नहीं होंगे। चलिए इसके बाद में गलनांक, गलनांक इनका उच्च होता है, उच्च गलनांक होता है इनका। अब अपन बात करेंगे थर्ड टाइप के बारे में, तीसरा प्रकार इनका,
तीसरा प्रकार होता है इनका धात्विक ठोस, मेटालिक सॉलिड बोलते हैं इनको, धात्विक ठोस। देखिए धात्विक ठोस में अभी कण क्या होता है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा एक बार हमको। देखिए मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं किसी भी चीज़ का ले लूँ, मैं एल्यूमिनियम का एग्जांपल ले रहा हूँ, एल का। एल की एक खास बात होती है कि एक एल 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके एक धनायन बनाता है। इलेक्ट्रॉन कितने लूज करेगा, त्यागेगा 3, और धनायन कितना बनाएगा 1। अगर मान लो अपने पास 100 एल्यूमिनियम हो तो ये क्या बनाएगा, 100 तो बनाएगा Al3+ आयन, 100 तो, और इलेक्ट्रॉन कितने निकालेगा, 300 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, यानी इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो देखिए जैसे ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ मैं, बहुत सारे, और इनके बीच बीच में धनायन दिखाऊंगा एल्यूमिनियम वाले, एल्यूमिनियम के धनायन दिखाऊंगा। देखो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो त्याग दिए जाते हैं और जो गति कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गति कर सकते हैं उनको विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। इंग्लिश में इनको डिलोकलाइज्ड बोलते हैं, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो एक जगह से दूसरी जगह पर गति कर सकते हैं, विस्थानी इलेक्ट्रॉन। तो ये देखो ये इलेक्ट्रॉन तो गति कर सकते हैं, और गति करते इलेक्ट्रॉन में धनायन पड़े हुए हैं। तो देखिए इनके अवयवीकरण क्या होंगे, इनके अवयवीकरण होंगे विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन्स के समुद्र में, यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है इसलिए समुद्र बोल रहे हैं अपन। विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन्स के, एक सेकेंड, समुद्र में धनायन, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायन, यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों में कुछ कुछ धनायन पड़े हुए हैं। क्योंकि जैसे एक एग्जाम्पल लिया अपने 100 एल्यूमिनियम है तो 100 तो एल्यूमिनियम आयन बनेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन 300 बनेंगे, क्योंकि एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और एक धनायन बनाता है। तो जितने एल्यूमिनियम लेंगे ना उतने ही धनायन बनेंगे, लेकिन उसके 3 गुना कितने निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन का एक समुद्र बन गया जिसमें धनायन पड़े हुए हैं। लेकिन अगर आपको एक सिंपल लाइन में पूछा जाए कि इसके अवयवीकरण क्या होंगे, तो अगर सिर्फ आप धनायन भी लिख देंगे ना तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इन चीज़ों को मैं मिटा देता हूँ, इतना काफ़ी है। इसमें आप सिंपल सी लाइन लिख सकते हैं कि इसके अवयवीकरण धनायन होता है, इस तरह से। तो आगे की बात अपन कर लेते हैं। चलिए आकर्षण बल, देखो आकर्षण बल की बात आएगी तो ये धात्विक आबंध बनाएंगे, इनके बीच में अवयवीकरणों में धात्विक आबंध होता है, धातु में धात्विक आबंध, सिंपल सी बात है। ठीक है, धातु में धात्विक आबंध रहेगा, क्या दिक्कत है। तो अपन आगे की बात कर लेते हैं एक बार। इसके बाद में आता है इसके भौतिक भौतिक प्रकृति। तो देखो क्या क्या होते हैं ये, जो धातुएं होती हैं वो कठोर होती हैं, पहली चीज, आघात वृद्धि होती हैं। अभी अपन एक एक लाइन का मतलब समझने वाले हैं। और अगली चीज ये तन्य होती हैं, इनके बारे में के बारे में पढ़ेंगे अभी। देखिए इनके कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं अभी यहाँ पर। FeCu, Ag, Mg, और भी लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम है, कोबाल्ट है, निकल है, जो भी है। देखिए कठोर, अपन लोहे का एग्जाम्पल हो, Fe के बारे में बात करते हैं। Fe खूब कठोर होता है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा ताप दे दिया जाए तो ये आघात वर्धे का मतलब चोट मारने पर चद्दर बनाई जा सकती है। इस आघात वर्धे वर्ड का मतलब है कि चोट मारने पर, अगर इस पर चोट मारेंगे तो इसकी चद्दर बनाई जा सकती है, चद्दर बनाई जा सकती है, टिन सेट बनाई जा सकती है। और तन्ने का मतलब होता है कि खींचने पर इससे तार बनाए जा सकते हैं। देखिए कितनी कठोर, लोहा कितना कठोर है, लेकिन इसको थोड़ा ताप देकर ये नरम हो जाएगा, नंबर से आघात करेंगे, अगर चोट करेंगे तो चद्दर बन जाएंगे, और अगर इसे खींचेंगे तो तार बन जाएंगे। इसलिए ये कठोर, आघात वर्धक, तन्ने होती हैं। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है विद्युत चालकता। तो आपको पता है
ये ठोस अवस्था में और गलित अवस्था में दोनों में चालक होता है। ठोस व गलित, ठोस व गलित दोनों अवस्थाओं में सुचालक। दूसरा देखो, इनका गलनांक अति उच्च होता है, अति उच्च होता है। अब देखिए ये थ्योरी पूरी हो गई, ये धात्विक ठोस के बारे में पूरी बात हो गई है। अब छोटी सी बात, धात्विक ठोस के बारे में अगर अपन को थ्योरी बनानी हो तो पहली लाइन क्या लिखोगे? पहली लाइन यहाँ से लिखोगे आप कि इनमें अभिविकर्ण विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धनायन होते हैं, पहली लाइन। दूसरी, इनमें अभिविकर्ण विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन्स के समुद्र में धनायन होते हैं। दूसरी, इनमें धात्विक आबंध उपस्थित होते हैं। अगली लाइन, ये कठोर आघात वर्दी व तन्ने होते हैं। अगली लाइन, ये ठोस व गलित दोनों अवस्था में सुचालक होते हैं, इनका गलनांक अति उच्च होता है। और ये उदाहरण, इस तरह से इसकी थ्योरी बना सकते हैं अपन वन बाय वन, 4-5 लाइन लिख सकते हैं इस तरह से। अब देखिए नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन, अगला प्रकार पढ़ेंगे इनका। जरा इसको अपन आगे बढ़ा लेते हैं। इस तरह से 3 प्रकार पूरे हो गए हैं और अब अपन चौथा प्रकार सीखने वाले हैं। चौथा प्रकार है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। जरा देखना, समझना बात को। इनमें अभिविकर्ण परमाणु होते हैं, पहली चीज। और धातु जो बंध होते हैं, आकर्षण बल होता है, वो सहसंयोजक आबंध होता है, कोवलेंट बॉन्ड। दूसरी चीज ये जो भौतिक प्रकृति, ये कठोर होते हैं। और विद्युत चालकता में ये विद्युत रोधी होते हैं। और इनका गलनांक उच्चतम होता है, एक तरह से उच्च मान लो, उच्च होता है, बहुत उच्च होता है, ऐसा लिख लेते हैं। बहुत ज़्यादा होता है, बहुत उच्च। और इसके एग्जाम्पल देखो, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, SiO2 जिसको अपन क्वार्ज कहते हैं। दूसरा लिख रहा हूँ मैं SiC सिलिकॉन कार्बाइड। तीसरा लिख रहा हूँ C हीरा। और चौथा लिख रहा हूँ एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ALN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। एल्यूमिनियम पे 3+ होता है, नाइट्राइड पे 3- होता है। 3+, 3- बैलेंस हो जाता है और ये ALN बन जाता है। जरा देखिए आप, ऐसा होता है 3+, 3-। वैलेंसी जब ये देखो कट हो जाएगी और क्रॉस करेंगे, कुछ नहीं जाएगा, एक एक जाएगा, मतलब ये ALN बन जाएगा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, इस तरह से। जरा समझना बात को, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब एक एग्जाम्पल है जो एक तरह से एक्सेप्शनल केस है, वो अपवाद है। सी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? सुचालक होता है। तो ये देखिए, सहसंयोजक नेटवर्क ठोस कैसे होता है? विद्युत रोधी। लेकिन ये कैसा होता है? सुचालक होता है। और सहसंयोजक नेटवर्क ठोस कैसे होता है? कठोर। लेकिन ये कैसा होता है? मुलायम। ऐसा अपवाद स्वरूप होता है, एक्सेप्शनल केस है ये। मैं इसे स्टार लगा देता हूँ इस पर।
और मैं इस सुचालक पे इम्पोर्टेंट लगाऊंगा क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि ग्रेफाइट एक सहसंयोजक ठोस है या नेटवर्क ठोस है, लेकिन ये सुचालक होता है। समझाइए, ग्रेफाइट एक सहसंयोजक ठोस होते हुए भी या नेटवर्क ठोस होते हुए भी सुचालक होता है, कारण दीजिए। जबकि वास्तविकता में सहसंयोजक ठोस कैसे होता है? विद्युत रोधी होता है। इसका रीजन बताना अपन को। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। इस क्वेश्चन के बारे में अपन अगले लेक्चर के बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे। अभी केवल अपन इतना ही रखेंगे। तो देखिए, अपन ने 4 चीज़ें पढ़ी, मैं आपको बता देता हूँ। ठोसों को 2 भागों में बांटा था, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में, और फिर अभिकणों के मध्य उपस्थित आकर्षण बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को 4 प्रकारों में बांट लिया। इसको अपन ए कर लेते हैं क्योंकि ABCD में पढ़ रहे हैं ना। ए कर लेते हैं, ए। देखिए, अपन ने जो पढ़ा उसमें देखो, एक तो पढ़ा आपने आणविक ठोस। इसके 3 प्रकार पढ़े, अध्रुवीय, ध्रुवीय और अचाबंधित। जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कई बार क्या होता है, बहुत सारे आणविक ठोस दे दिए जाएंगे आपको, और आपको ध्रुवीय, अध्रुवीय और अचाबंधित में पता लगाना होगा। या फिर क्या होगा कि आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे और आणविक में, आयनिक में, धात्विक में और सहसंयोजक ठोस में मतलब छांटना पड़ेगा उनको, यौगिकों को। अगला आता है आयनिक ठोस, जिसमें अभिकण आयन होते हैं इस तरह से, और उससे उससे अगले वाला है धात्विक ठोस, और इससे अगले वाला सहसंयोजक नेटवर्क ठोस। अच्छा, एक चीज़ और कि इनको नेटवर्क ठोस क्यों बोला जाता है। सवाल यह है कि इनको नेटवर्क ठोस क्यों बोला जाता है। तो इसकी वजह पता क्या है? हीरे की संरचना बहुत बड़ी संरचना बनती है, एक जाल की तरह की संरचना बनती है, जाल की तरह संरचना। और इस जाल की तरह की संरचना की वजह से ही इसको अपन क्या कहते हैं? नेटवर्क ठोस बोलते हैं। ऐसा ही SiO2 में होता है, ऐसा ही SiC में होता है, इनमें होता है। इनके एक बहुत बड़ी संरचना, जाल की तरह संरचना बन जाती है इनकी। इस वजह से इनको नेटवर्क ठोस बोला जाता है, नेट की तरह संरचना बन जाती है। एक सेकेंड, मिट गया है। सी हीरा। तो चलिए, इस सेशन में अपन इतना रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये सब कुछ आपने पढ़ा, इस सेशन में अपन इतना रखेंगे। अगले सेशन में ये टॉपिक 2 कंप्लीट हो गया है। अगले सेशन में मैं आपको इस टॉपिक 2 के बेस पे जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मैंने टॉपिक 1 के बेस पे 2-3 क्वेश्चन कराए थे, ऐसे इस टॉपिक 2 के बेस पे भी मैं जो भी क्वेश्चन बनेंगे, तो 2-3-4 जो भी हैं उनको कराऊंगा। और ये टॉपिक कंप्लीट है, यानी आपके ठोस अवस्था के अंदर 2 टॉपिक पूरे हो गए। इसके बाद मैं आपको तीसरा टॉपिक पढ़ाऊंगा। इस सेशन में अपन इतना रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर मोर एंड मोर एंड लाइक इट ऑल्सो।